मैं दौलत बेग के घर में मौजूद था। दौलत बेग ने 3 दिन मुझे अपने ख्वाब में देखा कि मैं दरख्त के किनारे बैठा हुआ हूँ और मुझे अब वो अपने साथ घर ले आया। वो मुझसे अपनी मुश्किल का हल चाहता था। मैं उसके कमरे में मौजूद था। एक आदमी चाय के बर्तन लेकर गया और उसने बताया कि वो दौलत बेग घर का है ही नहीं, दौलत बेग यहाँ का है ही नहीं। मैं हैरान था। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दरवाजे से सुनाई देने वाली आवाज़ दौलत बेग के सिवा किसी की नहीं थी। मैंने खुद को संभाला, जल्दी से कहा, तशरीफ़ लाइए दौलत बेग साहब। वो कहने लगा, मैं अपनी बेटी को भी साथ लाया हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। वो इस कदर हसीन लड़की थी कि बस दिन रात देखता ही रहिए। कुदरत का शाहकार थी वो। कहने लगा, मैंने अर्ज़ किया था ना कि बच्चे भी हैं और मेरे साथ बहुत सारी परेशानियां भी हैं, और मेरी परेशानियां भी इतनी हैं कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मेरी जगह कोई और होता तो इन सब चीज़ों को छोड़ देता, लेकिन कुछ अजीब सी बातें हैं। देखिए शादिल मियाँ, इस बच्ची का नाम हूर जमाल है। मैंने सोचा आपसे मिला दूँ इसे। मैंने कहा, मुझे अफसोस है, ये वाक़या बड़ी परेशानी का शिकार है। उसके बाद मैंने कुछ बेतुके सवाल अपने मुंह से अदा किए थे जिसका मुझे खुद एहसास भी नहीं था। उसी वक्त दौलत बेग ने चाय के बर्तनों की तरफ देखा और कहने लगे, चाय पी ली आपने क्या? तो मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा, क्या कहा जा सकता है, आपका एक मुलाजिम चाय के बर्तन लाया था, मगर इसमें तो चाय ही नहीं है। दौलत बेग ने आगे बढ़कर देखा और कहा, अरे चाय के बर्तनों को देखा आपने? दौलत बेग ने आगे बढ़कर देखा और कहा, अरे चाय के बर्तन तो खाली हैं। फिर अफसोस से कहने लगा, यहाँ तो दिन रात ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, क्या कहा जाए। चलिए अच्छा हुआ आपने अपनी आंखों से देख लिया, मगर ये बच्चे जो है ना, ये तो डरते हैं, और हूर जमाल ये सब अच्छे से जानती है। क्यों हूर जमाल, सही कह रहा हूँ ना मैं? दौलत बेग ने इतना कहकर अपनी बेटी की तरफ देखा और मेरी निगाह उसकी तरफ मुड़ गई। वो इन सारी बातों से बेनियाज थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसका चेहरा तमतमा रहा था। न जाने क्या क्या लिए थी उसकी आंखों में। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए अजीब सा जज्बा देखा और मेरा दिल धक से रह गया। तो उसी वक्त दौलत बेग ने कहा, मैं खुद जाता हूँ और आपके लिए चाय लेकर आता हूँ शादिल मियाँ। मैंने कहा, अरे नहीं बेग साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो यहीं पर बैठिए। तो वो कहने लगे, अरे नहीं साहब, ये तो मैं खुद ही काम कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ के हालात अजीब से हैं। आपने अभी तक चाय भी नहीं पी है, मेहमान नवाजी तो करने दीजिए मुझे, उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। क्या बताऊँ, मेरे बीवी बच्चे हर वक्त खौफ का शिकार हैं, लेकिन मैं यहाँ रहने पर मजबूर हूँ। ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन ये तो अजाब वाली ज़िंदगी हो गई है। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। फिर वो अपनी जगह से उठकर बोला, चाय लेकर आता हूँ मैं आपके लिए। उसने मेरा जवाब नहीं सुना और बाहर निकल गया। मैंने लड़की पर नज़र डाली। दोबारा मुझे उसकी आंखों में कोई ऐसी बात नज़र आई जो मुझे अंदर से बेकल कर रही थी। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप लोग बहुत खौफज़दा हैं यहाँ पर। वो कहने लगी, नहीं तो। वो तो जैसे मेरे बोलने का ही इंतज़ार कर रही थी। क्या कहा आपने? आपने ये पूछा था ना कि हम लोग खौफज़दा हैं। मैंने कहा, जी हाँ। तो मैंने इसका जवाब दे दिया, ना ही हम खौफज़दा हैं और ना ही हमें डर लगता है। लेकिन आपके वालिद दौलत बेग तो कह रहे थे कि आप इस जगह खौफज़दा हैं। तो वो बोली, कौन दौलत बेग? ये सुनकर तो मेरी खोपड़ी ही घूम गई। मैंने उसे समझाते हुए कहा, आपके वालिद दौलत बेग। वो कहने लगी, मेरे वालिद दौलत बेग? मेरे तो कोई वालिद ही नहीं है। मैंने कहा, अरे आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो वाकई में अब बौखला गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर क्या कह रही है। मैंने कहा, क्या आप दौलत बेग की बेटी नहीं हैं? आपका नाम हूर जमाल है ना? वो कहने लगी, देखो सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। रात को 12 बजे हवेली के दूसरे हिस्से में आ जाना, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और उसी वक्त बताऊँगी कि मैं कौन हूँ। समझ गए? आना ज़रूर, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ऐसा ना हो मेरी आंखें पथरा जाएं तुम्हारे इंतज़ार में। वो अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हैरत का झटका लगा था मुझे, और ये झटके तो मुझे लगना अब मामूल बन गए थे। मैं चकरा गया। मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ काफ़ी हंगामा हो रहा है और काफ़ी कुछ चल रहा है। मैं आंखों से सब कुछ देख रहा था, लेकिन ये क्या, देव सिंह से इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ है क्या जो मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाई जा रही है? अब इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता था। थोड़ी देर के बाद दौलत बेग वापस आ गए।
चाय के बर्तन उठा रखे थे उन्होंने। वो बर्तन उन्होंने मेरे सामने रखे और बोले, अरे ये हुर जमाल कहाँ चली गई? मैंने कहा, पता नहीं, बस उठकर चली गई। वो गहरी सांस लेकर बोला, ये सब ऐसे ही होता है, ये घर आसेब ज़दा है। हम यहाँ से कहीं जाएं तो बीमारी आ जाती है, जिस्मानी तौर पर हमें कोई बीमारी हो जाती है और इस घर में हम ठीक रहते हैं, लेकिन बाहर जाएं तो। इतना कहकर वो रुक गया और कहने लगा, अच्छा चलिए छोड़िए, आप तो चाय पीजिए। मैंने कहा, ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कह दिया था कि मुझे चाय नहीं पीना है। वैसे क्या दौलत बेग साहब, मैं आपके घर का जायज़ा ले सकता हूँ? ज़रा रात गहरी हो जाए, मैं आपके घर का जायज़ा लेना चाहता हूँ। वो बोले, आप बराहे करम अपने मशागुल जारी रखिए। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ लाए हैं तो मैं आपकी मुश्किल का कोई हल ज़रूर निकाल लूँगा। बराहे करम आप मेरी बात मानिए, ये खातिर मदारत आप छोड़ दीजिए। आप यूँ समझिए कि चंद इंसानी ज़िंदगी आपके रहमो करम पर है। हम नीम जाम हो चुके हैं, आप चाय पी लेते तो अच्छा था। उसने कहा, हालात वाकई काफ़ी अजीब से हो गए थे। रात के खाने में भी देर नहीं है, आप फरमाइए कब से काम शुरू करेंगे? मैंने कहा, आज से। वो कहने लगा, मेरे लायक कोई अगर आपके पास खिदमत हो तो बताइएगा। तो मैंने उनसे साफ कह दिया, बस आप अपने कमरों में महदूद हो जाएं, कमरों से बाहर ना निकलें। अगर यहाँ जो भी मुलाजिम हैं तो उन्हें भी कह दीजिए कि मेरे रास्ते में रोक टोक ना करें। तो वो कहने लगे, जैसा आप कहें, जो आपका मन हो वो करिए, आप इत्मीनान से अपना काम कीजिए। फिर दौलत बेग उठा और चाय के बर्तन लेकर चला गया। मैं गहरी सोच में था। रात हो गई, वक्त का अंदाज़ा ही नहीं था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक गया था। इस बार वो एक मुलाजिम के साथ आया। ये मुलाजिम पहले वाला नहीं था जो चाय के बर्तन लेकर भाग गया था, बल्कि कोई और था। उसने हाथों में ट्रे पकड़ी थी और तलपदे के हाथों में पानी का जग और ग्लास था। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ। आप क्यों जहमत कर रहे हैं? दौलत बेग साहब, आप क्यों इतनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं हमारी वजह से? मैं आपको इस तरह खिदमत करते हुए देखकर शर्मिंदा हो रहा हूँ। अगर इस घर का माहौल इतना गैर यकीनी ना होता तो क्या एक मौजूद मेहमान के साथ बैठकर खाना ना खाया जाता? मगर क्या करूँ, मेरे बस में नहीं है। बराए करम जो दाल वाल दलिया में मुहैया कर सका उसे कबूल फरमा लीजिए। मैंने कहा, रख दीजिए, शुक्रिया। मुलाजिम ने ट्रे मेज़ पर रखी। बेग साहब ने कहा, इजाज़त है, मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आकर किसी को आवाज़ दीजिएगा। अच्छा, चलता हूँ, बेग साहब ने कहा और मुलाजिम को इशारा करके चले गए। मैंने एक नज़र उस खाने पर डाली जिस पर एक ख्वानपोश ढका हुआ था, यानी जिससे उसे ढका जाता था। एक लम्हे के लिए सोचा, मुसलमान का घर है। मैंने सोचा खाने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ के मामलात बड़े सनसनीखेज थे। लेकिन लड़की का मामला सबसे हैरान कुन था। बहरहाल पानी से हाथ धोए और खाने की तरफ मुंह जैसे ही किया, सालन के बर्तन से ढक्कन हटाया तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। तबीयत पर बोझ तारी हो गया। सालन के शोरबे में 6-7 मुर्दा छिपकलियां तैर रही थी। उनके निचले बदन ऊपर थे और पीले पीले नजर आ रहे थे। मैंने जल्दी से बर्तन ढांक दिया। हालांकि ढक्कन उठाते ही ऐसी उम्दा खुशबू कि इंसान भूखा ना हो तब भी उसे भूख लग जाए, लेकिन अंदर जो कुछ था वो देखने के काबिल भी नहीं था। मेरे होठों पर मुस्कान फैल गई। हवेली के मकीनों ने मेरा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया था और अब मुझे यकीन हो गया था कि बेचारे दौलत बेग वाकई परेशान थे। ये दिलचस्प शरारतें थी और मुझे उनसे वास्ता पड़ता रहता था। लेकिन सवाल ये है कि अभी मेरी रहनुमाई क्यों नहीं हो रही? मुझे क्या करना चाहिए इस भयानक माहौल में? ये लोग तो वाकई परेशान थे। बहुत देर गुजर गई, चारों तरफ सन्नाटा था। उकताहट तारी हुई तो मैं उठा और खिड़की बंद की और दरवाजे से बाहर निकला। हवेली पर ऐसी खामोशी थी जैसे कब्रिस्तान हो, जिंदगी की आसानी ना हो। कदमों की चाप सुनाई दे रही थी, सन्नाटे फैले हुए थे, दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। मैं दबे कदमों से उस चौड़ी राहदारी में किसी आवारा रूह की तरह भटकने लगा था। इधर से उधर कमरों की रोशनियां चल रही थी, लेकिन मुझे अचानक महसूस हुआ रोशनी बुझ गई। कमरों में रहने वालों ने मेरे कदमों की आवाज़ सुन ली थी और खौफ ज़दा हो रहे थे। रोशनियां बुझा दी थी उन लोगों ने इसी वजह से। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस खौफज़दा माहौल के बावजूद यहाँ ज़िंदगी ये सब गुजार रहे थे। ये अगर इस माहौल के आदी ना हो गए होते तो उनका कलेजा फट जाता। कोई 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही हवेली में चक्कर लगाता रहा। मेरा ख्याल था ये कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक कमरे के दरवाजे के सामने से मैं गुजर रहा था कि अचानक ही तेज रोशनी का तूफान राहदारी में आ गया और मैं ठिठक गया। कमरे के दरवाजे में दौलत बेग खड़ा हुआ था। यकीनन वो कदमों की चाप सुनकर बाहर निकला होगा।
बड़ी हिम्मत की बात थी। उसकी आवाज़ उभरी। उसने कहा, शायद आपने अपना काम शुरू कर दिया है, मुझसे बात करना पसंद करेंगे? मैं दौलत बेग को देखकर मुतमईन हुआ, कुछ तो हुआ है। मैं उसके कमरे की जानिब बढ़ गया। उसने मुझे अंदर आने का रास्ता भी दे दिया। मैं अंदर दाखिल हुआ जबकि दौलत बेग दरवाजे के पास ही रह गया। लेकिन उसकी हवेली का जायजा लेने के बाद इस कमरे का जायजा लेकर मैं हैरान था। कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो किसी के बैठने या आराम करने के लिए हो। ज़मीन पर कालीन तो क्या, दरी तक नहीं थी। फर्श जगह जगह से उखड़ा था। दीवारें भद्दी और बगैर पलस्तर के दिख रही थी। मैंने सारे माहौल को देखकर पीछे खड़े हुए दौलत बेग की तरफ निगाहें उठाई तो दूसरे पल ही मेरा कलेजा हलक में आकर अटक गया। वो दौलत बेग नहीं था बल्कि देव सिंह था। हाँ, वही मनूस देव सिंह जो अपनी दासियों के अंदर समा में बैठकर क्या से क्या हो जाता, लेकिन इस वक्त वो अपनी तमाम तर शैतानी खबासतों के साथ मौजूद था। मेरे दिल में खौफ ने करवट ली, लेकिन मैं समझ गया। मैंने हैरानी से देव सिंह को देखा और कहा, तुम यहाँ आ गए? देव सिंह ने कहा, हाँ, हम आ गए महाराज। हम गए ही कहाँ थे, हम तो यहीं थे, यहीं के हैं, लेकिन ये घर तो हमारा ही है। हम तो आपको भी यहाँ पर घेर कर लाए थे, क्या समझे? और आप गिर भी गए। बताइए, क्या समझे आप? क्या कहते हैं इस बारे में? किस बारे में देव सिंह? तभी देव सिंह बोला, महाराज, अगर हम चाहें तो आपके जीवन का खात्मा कर दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मगर हम तो बांसुरी बजाना चाहते हैं। अजब है ये संसार, किसी को कुछ देना हो तो वो लेने से इनकार कर दे। वैसे भिखारियों की तरह हाथ बांध कर खड़े रहें कि दे दो महाराज, वो दे दो महाराज। अरे भाई, इतनी सी तो बात मांगी थी तुमसे कि कमर फारूक अली की गर्दन में से वो तावीज़ निकाल कर ला दो। तुम्हें पता है कि अगर हम किसी से कुछ कहते तो वो हमारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जिंदगी तक की बाजी लगा देता है, मगर तुम हो शादिल महाराज कि हमारा इतना सा काम ना कर सके। मैंने कहा, देव सिंह, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम मुझसे कुछ कहोगे मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा? तुम समझते क्या हो अपने आप को? देव सिंह ने मुझे घूरते हुए कहा, अपने को हम जो कुछ समझते हैं ना, ए मूर्ख इंसान, अगर वो तुझे दिखा दे तेरे होश उड़ जाएंगे। और उसके बाद देव सिंह कहने लगा, तू ये बता कि तू खुद को क्या समझता है? एक मामूली सा काम करने के लिए हमने तुझसे कहा था शाजिल, क्योंकि तू मुसलमान है और तावीज़ पर हाथ डाल सकता है। तूने सोचा कि बहुत बड़ा काम करने जा रहा है तू। अरे तुझे इसके बदले इनाम भी देते हम, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। आखिर तू टेढ़ा ही निकला जैसा हमने सोचा था। अब देख हम क्या करते हैं। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माय स्टोरी बुक को फॉलो करें।